हेलो दोस्तों, मैं लोकेश जायसवाल। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबने हो गया आंदोलन आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उसका कोशिश करूंगा कि सारे लोगों का आपको आंसर दे सकूं जिन लोगों ने कमेंट किया है। चलिए आज का आंदोलन शुरू करते हैं। आज के आंदोलन में आप देखेंगे कि गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और गांधी जी को हल्के में लेने की बात अंग्रेज़ों द्वारा की जाएगी। सोचेंगे कि छुटपैया नेता है और इनसे हमको बहुत ज़्यादा डर और है नहीं। तो ये देखेंगे ना कि सबने हो गया आंदोलन जब शुरू करेंगे तो शुरू में जो है प्रशासन इनको बहुत तवज्जो नहीं देता है। बाद में क्या होता है कि जब यह आंदोलन बढ़ता है और डांडी मार्च के रूप में निकलता है, फिर जाके यह नमक कानून को तोड़ा जाता है, तब भी प्रशासन सोया हुआ था। उसको लगता था कि कोई बात नहीं, क्या ही कर लेगा एक अकेला आदमी। लेकिन जब देखेंगे ना कि वहाँ पर कारवा इनसे जुड़ता चला जाएगा डांडी मार्च के दौरान, और जुड़ते जुड़ते इतना बड़ा कारवा हो जाएगा जैसे ही नमक कानून तोड़ेंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि यह कानून जब तोड़ा जाएगा तो इसके लिए एक देशव्यापी आंदोलन अपने आप हर क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। तब जाके अंग्रेज़ों को पता चलता है भाई साहब हमने बड़ी गलती कर दी। तो यहाँ मैंने आपको गांधी जी को दिखाया है। अब इनको देख के आप ऐसा ना करिए कि ये लाचार है, लाचार नहीं है। इन्हीं के द्वारा हमको आज़ादी मिलेगी। आज़ादी में देखिए सबका योगदान था, लेकिन इन्होंने कुछ विशेष उस टाइम किया, इसलिए हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए बात करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक यह आंदोलन चला। सबने अवज्ञा आंदोलन का विचार, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से आपसे बन जाएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन का जो विचार था गांधी जी ने उसको कहाँ से लिया था। तो इस आंदोलन का जो विचार है वो ग्रहण किया था गांधी जी ने थोरो एक विदेशी व्यक्ति है और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सबने अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी देखेंगे, ग्रहण करेंगे इनके विचार को और इसी को भारत में अप्लाई करेंगे। तो गांधी जी की एक विशेषता ये थी कि कोई चीज़ें जो विचार को या किसी चीज़ को देखते थे तो वो पहले प्रयोग कर लेते थे, तो वो प्रयोग करेंगे। तो पूछेगा कि यह विचार कहाँ से ग्रहण किया गांधी जी ने, तो थोरो से ग्रहण किया। और फिर क्या है सबने अवज्ञा आंदोलन का विचार, आखिरकार है क्या। तो बहिष्कार और गलत नियमों को नहीं मानना, अर्थात एक प्रकार से देखिए ना, सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम में ही छिपा है। सबने मतलब विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब जो आपकी आज्ञा है उसकी हम उसको नहीं मानेंगे, आंदोलन मतलब हम आंदोलन करेंगे। तो सबने अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यही था, अर्थात हम उल्लंघन करेंगे। इस टाइम जो पूछेगा गवर्नर जनरल कौन था क्वेश्चन, तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वह आप देखेंगे, इस समय जो गवर्नर जनरल था वह इरविन था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन मैंने यहीं पर बता दिए आपको, और याद करते चलिए। देखिए बस आराम से आप सुनिए, और नोट्स अगर बना रहे हो तो एकदम साइंटिफिक नोट जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है ऐसे बनाइए ताकि चीज़ों को रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, इरविन था। गांधी ने अपनी 11 मांगें जो थी इन्होंने प्रस्तुत की। गांधी जी ने क्या किया देखेंगे कि 11 मांग इनके थे, उसको इन्होंने प्रस्तुत किया और कहा कि आप इसको मानिए। लेकिन ये कहाँ पर अपने 11 मांग को लिखते हैं या कहाँ पर प्रकाशित करते हैं, तो भारत में ही देखेंगे। इनकी एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी यंग इंडिया में इन्होंने देखेंगे कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, इसमें इन्होंने अपनी 11 मांगें रखी ब्रिटिश सरकार के सामने। इरविन किंतु इस जो मांगें थीं, इस मांगों को इरविन बहुत हल्के में ले लिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंग्रेज क्या करेंगे, जब यह सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा तो इनको ये लगेगा कि भाई साहब ये सब कुछ होने वाला नहीं है, इनसे एक बूढ़े से व्यक्ति से क्या ही होगा और बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने जब शुरू में मांगे रखी गई 11 मांगे, तो देखेंगे कि बहुत हल्के में ले लेते हैं। हल्के में लेने के बाद फिर इसके बाद जो है गांधी जी कहते हैं कि ठीक है
आप हल्के में ले रहे हो। तो गांधी जी का यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट आता है कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिले, इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। तो गांधी जी बोलते हैं कि जब कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आता है 11 सूत्री मांग रखने के बाद, तो देखेंगे गांधी जी एक कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिले, पत्थर मिले और इंतज़ार की घड़ी आप समाप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ लिया जाता है किन का स्टेटमेंट है या इन्होंने कब दिया, तो इसको याद रखे रहिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट हैं, हमको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चन आपसे बना लिए जाएंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी ने नमक का मुद्दा उठाया। नमक पर ब्रिटिश आधिपत्य के दुष्परिणामों को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा। तो देखिए क्या है, गांधी जी सबको जोड़ना चाहते थे, सही बात तो ये था। तो गांधी जी वकील भी थे, बहुत तेज़ दिमाग था इनका। इन्होंने सोचा कैसे लोगों को जोड़ें। अभी देखिए असहयोग आंदोलन मैंने आपको बताया था, वहाँ पर लोग इनसे बहुत रुष्ट हो गए थे। जो नौजवान लोग थे वो देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में इनके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा था उसको फिर से जागृत करना चाहते थे। और ये बहुत अच्छे से जानते थे कि हमें अगर लोगों को जोड़ना है तो कुछ ऐसे पॉइंट या ऐसे नस को दबाना होगा जिससे लोग स्वतः जुड़ जाएं और यह कारवां एकदम लंबा सा हो जाए और ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनना शुरू हो जाए। तो देखेंगे कि इन्होंने नमक के मुद्दे को उठाया शुरू में। तो नमक का मुद्दा देखिए आज भी आप अपने घरों में देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नमक ना खाता हो, सबके घर में। तो अगर नमक का मुद्दा होगा तो अर्थात पूरे लोगों को प्रभावित करेगा। तो यही इन्होंने किया। इन्होंने देखिए उस समय अंग्रेज़ों का नमक बनाने पे एकाधिकार था और इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर लगा दिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था। तो एक तो आसानी से बन जाता था, उससे कितने गरीब परिवार पलते भी थे, और एक तो पूरा समाज नमक को खाता भी था। तो भाई देखिए जुड़ने का मामला भी इसमें बहुत सही है। तो गांधी जी इन बातों को समझते हैं और गांधी जी यह कहते हैं कि यह एकाधिकार लोगों को लघु और कुटीर उद्योगों से वंचित करता है। गांधी जी का कहना था कि ये जो लघु और कुटीर उद्योग हैं एक प्रकार से नमक से प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने कहा भूखी जनता से 1000% कर से भी अधिक वसूल करना जनता के साथ अन्याय है। आखिरकार देखिए मैंने यही नया आपको बताया कि अंग्रेज जो होते थे इस पे 1000%, मतलब 1 रुपये का चीज़ 1000 रुपये हो जाए, इस प्रकार 1000% कर इस पे अधिक वसूल करते थे। आप सोच लीजिए कि जो उसकी कीमत हो उस पर 1000% कर लगा दिया जाए। तो इस प्रकार ये मुद्दा जो है आप देखेंगे पूरे भारत में फैल जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि गांधी जी दांडी यात्रा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा को शुरू करेंगे। तो दांडी यात्रा की शुरुआत अब यहीं से होगी। अब ये मत सोचना दांडी यात्रा सबने अवज्ञा आंदोलन से अलग था, नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन मतलब होता था कि हम जो आपकी आज्ञा है उसका पालन नहीं करेंगे। तो इसी क्रम में आप देखेंगे दांडी यात्रा शुरू करते हैं गांधी जी। कब प्रारंभ करते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो प्रारंभ जो करने का डेट है वह 12 मार्च को है, 12 मार्च 1930 को। इसको याद रखे रहिएगा कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की जाती है। कहाँ से प्रारंभ की जाती है, तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। यह जो दांडी यात्रा है यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किया जाता है। कितनों लोगों के साथ, देखिए सब कुछ क्वेश्चन वाइज, मैंने इसको एकदम क्वेश्चन वाइज तरीके से जैसे पूछा जाता है उसे सिस्टमेटिक ढंग से मैंने लिख दिया है। पूछेगा कब, 12, और फिर कहाँ से, अहमदाबाद। कितने लोग द्वारा, तो 18 अनुयायियों के द्वारा, मतलब के द्वारा क्या, इन लोगों के साथ ही इसको शुरू किया गया। अच्छा पूछेगा कि संयुक्त प्रांत से कितने थे इन 78 में, तो इनमें 8 थे, संयुक्त प्रांत में 8 थे। देखिए याद कैसे करेंगे, 7 से संयुक्त, 7 से 7 होता है, बस 7 से एक कदम ज़्यादा 8। तो इस तरह याद करिए, संयुक्त प्रांत से इसमें 8 लोग शामिल थे। गांधी ने यह यात्रा इस संकल्प के साथ शुरू किया कि अब मैं साबरमती आश्रम में तभी प्रवेश करूंगा जब भारत को स्वतंत्रता दिला दूंगा। तो गांधी जी देखिए ना, अब इसमें एक प्रण लेते हैं, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा होती है ना, कुछ उसी तरह गांधी जी ने यह प्रण लिया और लोगों को विश्वास में लेने के लिए
यह भी कहा कि अब मैं इस साबरमती आश्रम से जब निकल जाऊंगा तो फिर इसमें लौट के तब तक नहीं आऊँगा जब तक भारत को आज़ाद नहीं करा दूंगा। अब लोगों में फिर से जोश उत्पन्न होने लगा कि भाई साहब बात में दम है, जब किसी ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है तो इसमें कुछ दम है, तो लोग इनसे जुड़ते चले जाएंगे। और आप आगे देखेंगे कि हम आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा नक्शा बना के दिखा दे रहे हैं। अहमदाबाद जो है आप जानते ही हैं, साबरमती नदी के किनारे गुजरात में, और यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे डांडी के लिए। डांडी जो है नवसारी ज़िले में स्थित है, तो यहाँ पर डांडी के लिए यात्रा शुरू करेंगे। और आपको मैं बता दूँ 240 मील दूर थे, अहमदाबाद से शुरू होगा डांडी और 240 मील दूर पे था, और इसको पूरा करने में इनको 24 दिन लगता है। अर्थात एक दिन में अगर औसत निकाला जाए तो 10 मील चलते थे। 10 मील का मतलब हो गया एक दिन में लगभग 16 किलोमीटर चलते थे गांधी जी। अब सोच सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहा होगा, कितने फिट रहे होंगे। 16 किलोमीटर ये डेली चलते हैं और 240 मील की यात्रा करके, अर्थात 24 दिन की यात्रा के दौरान फिर वो देखेंगे लास्ट में डांडी अर्थात नवसारी पहुंचते हैं। तुलना है, इसकी तुलना कुछ लोग करते हैं जो नेता होते हैं, इस तुलना से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसकी तुलना जो मोतीलाल नेहरू जो करते हैं वो श्री राम जी की लंका यात्रा से करते हैं। तो ये जो इनका डांडी यात्रा है ना, इसकी तुलना देखेंगे बड़े बड़े नेता करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने श्री राम जी की लंका यात्रा से की, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्री राम जी की लंका यात्रा से डांडी यात्रा की तुलना किसने की, तो मोतीलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट की पेरिस से एल्बा से तुलना की सॉरी। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट की जो पेरिस से एल्बा तक की यात्रा थी उससे इनकी तुलना करते हैं। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कौन किससे तुलना कर रहा है, तो यह आपको क्वेश्चन रूप में मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने चित्र लगा दी है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे गांधी जी जब बाद में देखेंगे कि समुद्र तट पर डांडी पहुँचते हैं तो रास्ते में देखिए इनसे कितने लोग जुड़ते चले जाते हैं। और अभी इरविन को एकदम पता नहीं है, अभी प्रशासन थोड़ा लूज है और लूज होने के कारण देखेंगे कि इतने लोग कारवा बाई कारवा एक प्रकार से एक कारवा बना लेते हैं और लोग इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ से इनका हाथ पांव फूलना शुरू होगा। प्रशासन कहा कि अरे भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, गांधी जी को बहुत हल्के में मैंने ले लिया। इसके बाद देखेंगे एक मिनट, हाँ इसके बाद बात करते हैं हम लोग। गांधी जी ने 240, देखिए वही बात मैंने जो बताई है वही बात इसमें लिख दिया हूँ ताकि आपको अगर नोट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो गांधी जी ने 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय की। आपसे पूछ लेगा कितनी दूरी, तो 240। फिर मोतीलाल नेहरू ने डांडी यात्रा के बारे में कहा था कि भगवान श्री राम की लंका यात्रा की तरह आपकी यह यात्रा चिर स्मरणीय रहेगी। तो ये भी चीज़ें मैंने बता दी। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की पेरिस से एल्बा की तक की जो यात्रा थी उससे करते हैं। फिर देखेंगे 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो 6 अप्रैल 1930 को आप देखेंगे। शुरू कब हुआ था डांडी यात्रा? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को मैंने अभी बताया कि इसकी शुरुआत हुई थी। और देखेंगे 6 अप्रैल अर्थात 24 दिन बाद 1930 को गांधी जी अवैध रूप से, मतलब अब चूंकि हम आपकी आज्ञा नहीं बन रहे, कानून बना था कि कोई बना नहीं सकता, तो अवैध ही सरकार के निगाह में था। तो गांधी जी ने अवैध रूप से नमक बनाकर, चूंकि देखो मैं सही बताऊं तो गांधी जी ने नमक बनाया था नहीं, बस उसे एक सांकेतिक रूप में नमक को हाथ में लिया और यह कहा कि मैं इस नमक कानून को नहीं मानूंगा, तोड़ रहा हूँ। बस यही इतना हुआ था। वहाँ ऐसा नहीं था कि पानी को रोके फिर नमक बनाने का प्रोसेस सीखे नमक बनाए, ऐसा कुछ था नहीं, बस लोगों को जागरूक करना था। तो गांधी जी ने अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। यहीं से इसी दिन से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहीं से इसी दिन से सबने अवज्ञा आंदोलन, अर्थात यहीं से इनकी आज्ञा का पालन नहीं करने का जो शुरुआत था यहीं से हुआ।
क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं पर जो इनके कानून थे उनको माना नहीं जा रहा है, सबने अवज्ञा हो गया भाई। ठीक है, सरकार के समर्थक एक समाचार पत्र, जो सरकार का समर्थक एक समाचार पत्र था, द स्टेटसमैन। आपसे समाचार पत्र का नाम से पूछ लेगा, तो एक समाचार पत्र था जो सरकार समर्थक था, द स्टेटसमैन। उसने लिखा कि गांधी तब तक समुद्री जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट ना मिल जाए। सरकार के समर्थक एक समाचार पत्र देखेंगे तब वहाँ पर जब मीडिया पहुँचती है तो उन्होंने ये लिखता है कि गांधी तब तक समुद्र के जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट ना मिल जाए। और हमारी मांग भी डोमिनियन स्टेट की। अच्छा, ये डोमिनियन स्टेट के बारे में मैंने बता दिया था कि विदेशी और अच्छा मामले को आप रखे रहिए अपने पास, बाकी सारे जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है वो भारतीयों को सौंप दी जाए। डोमिनियन स्टेट की मांग थी। इसी को लेकर दो लोग देखेंगे नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो थे सुभाष चंद्र बोस और ये हमारे नेहरू जी थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, डोमिनियन स्टेट नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इस प्रकार लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हो गई थी। लेकिन इस समाचार पत्र ने, स्टेटसमैन जो समाचार पत्र था, इसने लिखा गांधी तब तक समुद्र के जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई? एक मिनट, यहाँ आपको और चीज़ें बता देता हूँ। फिर गांधी जी ने पत्रकारों को संबोधित, चूँकि देखिए जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अब पत्रकार लोग वहाँ पहुँचेंगे, जैसे आज का नेता कहीं पहुँचता है तो उसको 10 गो 20 गो पत्रकार लोग घेर लेते हैं, जनता घेरी रहती है। अब यहाँ पत्रकार लोग आए तो स्टेटमेंट इन्होंने, गांधी जी पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युद्ध में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ। अब यहीं पर गांधी जी कहते हैं ना कि विश्व के लोगों की सहानुभूति मुझे चाहिए। अब चूंकि ये शक्ति और पावरफुल सत्ता थी ब्रिटिश साम्राज्य, तो आप देखेंगे तो यहीं पर गांधी जी पत्रकारों को, गांधी जी बहुत चालाक थे। अब यहाँ पर विश्व के कोने कोने से पत्रकार आए थे और जब ये स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं तो इनका प्रभाव पूरे दुनिया में फैलेगा। तो इसीलिए गांधी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और गांधी जी ने देखिए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युद्ध में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ। ठीक है, तो आपसे स्टेटमेंट पूछेगा शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युद्ध में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ, किनका स्टेटमेंट था। ठीक है, इतना चीज़ मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। मैं बता दूं, आप नोट्स बना रहे हो बना लीजिए, बाकी आपको इसका इंपॉर्टेंट तब आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में होगे। आपको लगेगा चीज़ें मुझे याद नहीं है, लेकिन जब बैठोगे इतने अच्छे शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको सब कुछ याद आने लगेगा। यहाँ देखिए मैंने तस्वीर लगा दी है, यहाँ देख रहे हैं गांधी जी नमक नहीं बनाए, बस बना था तो उस नमक को अपने हाथ में लेके सांकेतिक रूप से इस कानून को तोड़ दिया। तो ऐसा मत सोचिएगा गांधी जी पहुँचे होंगे नमक बनाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो इनके साथ देखिए बहुत सारे लोग थे, फिर मीडिया उडिया वगैरह का काम था। अब हम आपको बता दें दांडी यात्रा के बारे में कि दांडी यात्रा मैंने आपको बताई। अब जब नमक तोड़ देते हैं, नमक कानून को, तो फिर देखेंगे नमक आंदोलन का विस्तार होने लगता है। अब एक प्रकार से यह आंदोलन का रूप ले लेगा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे इसी नमक से संबंधित पढ़ेंगे कि नमक से संबंधित आंदोलन पूरे भारत में चलने लगता है। और इसके लिए मैंने आपको तस्वीर लगा दी कि यह आंदोलन कहाँ पर किसने नेतृत्व किया, कहाँ कहाँ पर यह चलता है। और दूसरी बात, जो हमारे लिए स्थान इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन शुरू होता है। 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन शुरू होता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नमक आंदोलन जो है कौन सा स्थान पे कौन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेंगे हम संयुक्त प्रांत की। यहाँ देख रहे हैं संयुक्त प्रांत में आप देखेंगे कालका प्रसाद और अंजनी कुमार ने इसका नेतृत्व किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नमक आंदोलन का विस्तार संयुक्त प्रांत में जो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन में आपको या तो कालका प्रसाद दे देगा या अंजनी कुमार, या तो दोनों एक साथ ए बी के रूप में दे देगा। तो आप इतना जानिए कि ए बी सही है, मतलब जो भी ऑप्शन के रूप में देगा। तो कालका प्रसाद अंजनी कुमार ने संयुक्त प्रांत में इसका आंदोलन का नेतृत्व किया। कश्मीर में देखेंगे, कश्मीर में शेख अब्दुल्ला देखेंगे,
इस आंदोलन का जो है नेतृत्व करेंगे। तो आपको शेख अब्दुल्ला कश्मीर वैसे भी नहीं भूलेगा, अब्दुल्ला परिवार देख ही रहे हैं सारा जो आजकल है। तो फिर पेशावर की बात करेगा तो देश से बाहर आज के डेट में, तब देश के अंदर था, तो पाकिस्तान के पेशावर में आज का जो पाकिस्तान का है उसका एक पेशावर, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। आप देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान, बढ़ चढ़ के एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और अपने स्तर पर इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए। इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो सैनिक प्रांत में कालका प्रसाद, अंजनी कुमार, कश्मीर में शेख अब्दुल्ला हो गए और पेशावर में खान अब्दुल खान, देखिए गफ्फार खान। देखिए क्या है ना, पेशावर और कश्मीर हम जानते हैं आज भी कि यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट होगा, इस प्रकार आप याद रख रहिएगा। बिहार में इसके विरोध में ये कहा गया जब नमक कानून शुरू किया गया कि हम कर नहीं देंगे। अब चूंकि देखिए मैं सही बता दूं तो अब जो देश के अंदर इसका विरोध शुरू हो रहा था तो वहाँ नमक कहाँ बनता भाई, वहाँ समुद्र था ही नहीं। तो उन्होंने इस नमक आंदोलन जो चल रहा था इसको जरिया बना के कर ना देने की गुजारिश की कि हम अब कर और नहीं देंगे इस नमक आंदोलन के आड़ में। तो बिहार एक ऐसा करने वाला देखेंगे राज्य था कि वो बोला कि हम कर ही नहीं देंगे आपको। फिर देखेंगे छतरपुर, एमपी की बात करेंगे। छतरपुर में डाकू मंगल सिंह ने इसका नेतृत्व किया। तो आप आज भी चंबल नदी का नाम सुने, वहाँ बीहड़ है, वह डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो एक प्रकार से चंबल नदी से याद रखिएगा, एमपी में है ना, एमपी से होते हुए चलता है ना, यमुना में जाके मिल जाती हैं फिर। तो चंबल जो घाटी था वह डाकू मंगल सिंह के एक प्रकार से मान लो याद करने के लिए अधीन था और इन्होंने कहा कि हम नेतृत्व करेंगे। तो छतरपुर से डाकू मंगल सिंह और छोटा नागपुर से देखेंगे सामंता माझी और माझी भाइयों ने किया। तो सामंता माझी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नाम क्लियर नहीं हो रहा है, एक मिनट। सामंता माझी और बोगा माझू कई के हैं। तो इन दोनों लोग देखेंगे छोटा नागपुर से मतलब इसका नेतृत्व करते हैं। मणिपुर में इसका नेतृत्व कौन करता है, तो यदुनाथ नागा द्वारा मणिपुर में इसका नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। और गैडिल्यू और यदुनाथ नागा इनके द्वारा नमक आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। उड़ीसा में देखेंगे हरिहर राम और गोपबंधु। उड़ीसा में हरिहर राम और गोपबंधु के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। फिर तमिलनाडु की बात करेंगे तो सिराज गोपालाचारी द्वारा देखेंगे तमिलनाडु में इसका जो है आंदोलन का नेतृत्व किया जाएगा। वहीं केरला साइड में देखेंगे तो नारायण गुरु इसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं और कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जहाँ पर यह आंदोलन हो रहा था इसकी क्या खासियत थी और इनके द्वारा क्या क्या एक्शन किए गए। फिर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को हम 2-3 पार्टों में ऐसे पढ़ेंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं शानदार और अच्छा होगा। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो देखो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपसे मैंने कोई पैसा नहीं मांगा है, बस इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आप इसको शेयर कर दीजिए। देखिए शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और हमारा चैनल भी इससे ग्रो होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को बताते चलूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।